पूर्व में हमारा पड़ोसी बांग्लादेश अपने जन्म की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। कमोबेश हम सभी भारतीय बांग्लादेश के जन्म की स्टोरी से परिचित हैं, लेकिन मैं फिर भी एक आउटलाइन आपको दे देता हूँ कि हालात कैसे बने। सन 1970-71 में वर्चस्व की जंग चालू हो चुकी थी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में। बंगाली मुसलमान जो कि पूर्वी पाकिस्तान में था, वो पश्चिम में रहने वाले उर्दू भाषी पाकिस्तान से अपने हकों की लगातार मांग कर रहा था, लेकिन क्योंकि संख्या बल ज़्यादा था, ज़मीन भी ज़्यादा थी पूर्वी पाकिस्तान के बनिस्बत पश्चिमी पाकिस्तान की, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान उर्दू भाषी मुसलमानों का बोलबाला था। पाकिस्तान की आर्मी में भी पूर्वी पाकिस्तान के बजाय पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का वर्चस्व था, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी एक तरह से वो उर्दू भाषी मुस्लिम का टूल बन गई थी। यहाँ तक कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाला जो बिहारी उर्दू भाषी मुस्लिम था, वो भी पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन कर रहा था। पाकिस्तान की आर्मी भारी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान में भेज दी गई थी बंगाली नेशनलिज्म जो उदय हो रहा था उसको कर्ब करने के लिए। याह्या खान के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उस सरकार ने बंगाली मुसलमानों को ख़त्म करने में कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी थी। पाकिस्तान की आर्मी जितना भी प्रबुद्ध वर्ग था बंगाली मुसलमानों का, उन्हें अपना दुश्मन मान रही थी। मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट पाकिस्तान की आर्मी ने शुरू किया और इसका उद्देश्य मात्र एक था, बंगाली राष्ट्रवाद को ख़त्म करना। इसकी आवाज़ उठाने वाले जो भी छात्र, जो भी टीचर्स, जो भी कलाकार, जो भी इंटेलिजेंसिया था, उन सभी को मार डाला जा रहा था। ढाका की नेशनल यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा, बहुत ही विभत्स हत्याकांड किया था। न सिर्फ खुद पाकिस्तानी आर्मी इस कार्य को अंजाम दे रही थी, बल्कि उसने बहुत सारे अपने मिलिशिया संगठनों को भी जामा पहना रखा था। विभिन्न मुखौटों के अंतर्गत ये मिलिशिया कानून के दायरे से बाहर जाकर बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे। जमात इस्लामी, नेशनल शांति कमेटी, रज़ाकार, अल शम्स, अल बद्र आदि ये सब पाकिस्तानी एडेड मिलिशियाज थे। इतने ज़्यादा बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे कि अपनी जान बचाकर कम से कम 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ बंगाली मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान से लगी हुई जो सीमा थी भारत की, त्रिपुरा से लेकर इस तरफ बंगाल तक, वहाँ अपनी जानें बचाकर भागते आ रहे थे। भारत की जो सरकार थी, हालांकि वो बंगाली मुसलमानों का समर्थन कर रही थी, उनके साथ सिंपैथी रख रही थी, लेकिन भारत की सरकार के पास इतना धन, इतना उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो 1 करोड़ लोगों के रहन सहन, खान पान, स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। भारत की सरकार ने फिर भी, मुझे याद आता है उन दिनों रेफ्यूजी स्टैम्प्स फॉर एग्जांपल रिलीज़ किए थे। जो स्टैम्प्स थे उनके ज़रिए 5-5, 10-10 पैसे करके देश की जनता से पैसा इकट्ठा किया गया था। भारत की सरकार ने विश्व मंच पर बांग्लादेश के लिए सपोर्ट ड्रम अप किया। भारत की सरकार ने हर तरह से, भारत की आवाम ने हर तरह से मदद करने की कोशिश की बंगाली मुसलमान को, जो कि प्रताड़ित था पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों द्वारा, पाकिस्तान की आर्मी द्वारा, रज़ाकारों द्वारा, अल शम्स द्वारा, अल बद्र द्वारा। एक टुकड़ा पाकिस्तानी आर्मी का जिसमें कि बंगाली मुसलमान थे, वो टूट चुका था। चट्टग्राम में उसने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी और उसका नाम मुक्ति बाहिनी रखा था। मुक्ति योद्धों कहते थे उनके सैनिकों, मुक्ति योद्धा। और वो मुक्ति युद्ध के लिए लड़ रहे थे, मुक्ति युद्धों के लिए लड़ रहे थे। बांग्लादेश नेशनल लिबरेशन वॉर इसे कहा जाता है इतिहास के पन्नों में। भारत की सरकार ने इसे हर प्रकार से मॉरल, स्ट्रैटेजिक, एडेड सपोर्ट दिया, हर तरह से। भारत की आवाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर नागालैंड तक बंगाली मुसलमान की आज़ादी, हक व हुकूक के समर्थन में खड़ी थी। ऐसे में
नरेंद्र मोदी, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, आज ढाका में ये एक तरह से रहस्योद्घाटन करते हैं। जब वो 20-22 साल के लड़के थे तो उन्होंने भी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समर्थन में सत्याग्रह किया था और अपनी गिरफ्तारी दी थी। आपने गिरफ्तारी किसको दी थी? उस वक्त तो आप शायद गुजरात में रहे होंगे। किसकी सरकार थी वहां पे? क्या आपने गिरफ्तारी उस सरकार को दी जो ऑलरेडी हर तरह से बंगाली मुसलमान का समर्थन कर रही थी, जिसने बांग्लादेश को जन्म देने का पूरा प्लान बना दिया था, जिसने 3 दिसंबर 1971 को भारत की सेना भेजकर याहिया खान की नज़रें झुकवा दी थीं और उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया था, और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक नए देश का उदय हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। वो सरकार जो जब ये युद्ध चल रहा था तब भी जो बांग्लादेश की जो पूर्वी पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी शेख मुजीबुर रहमान के अंतर्गत, वो कोलकाता से चल रही थी। उस सरकार के खिलाफ आपने गिरफ्तारी दी थी। सरकार ने आपको गिरफ्तार क्यों किया था जब आप दोनों एक ही साइड थे? तो आप क्या करना चाह रहे थे ऐसा जिसकी वजह से सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया था? मेरे समझ से बाहर है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 20-22 साल का लड़का सत्याग्रह कर रहा था। सत्याग्रही होना, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। सत्याग्रही होना एक बेहतर इंसान होने की निशानी है। सत्याग्रहियों का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। महात्मा गांधी की देन है सत्याग्रह। इसलिए मैं मान लेता हूँ कि 20-22 साल का लड़का बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह करते जेल चला गया हिंदुस्तान में। लेकिन आज वो लड़का 72 साल का हो चुका है। उसके पास बहुत सारी विजडम है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा जीवन का अनुभव है। उम्र के साथ तो हर व्यक्ति के पास अनुभव बढ़ता है, और आज वो अनाम चेहरा नहीं है। वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रधानमंत्री है। उसके पास 135 करोड़ लोगों की ताकत है। उसके पास 135 करोड़ लोगों को चलाने के तंत्र की ताकत है। वो इस ताकत का उपयोग कैसे करता है? वो इस ताकत का उपयोग करता है अपने ही देश के अन्नदाता किसान, सत्याग्रही, आंदोलनकारी, गांधीवादी, शांतिपूर्वक निहत्थे किसान को कुचलने के लिए। वो किसान जो आपको जमीन से अन्न उगाकर आपका पेट भरता है, उस किसान की जमीन, रोजी रोटी, उसका पेशा छीनने के लिए ये 72 साल का बुजुर्ग इस्तेमाल करता है अपनी ताकत का उन निहत्थे शांतिपूर्वक किसानों का अपमान करने के लिए, उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही कहने के लिए। ये 72 साल का बुजुर्ग उस ताकत का इस्तेमाल करता है उन निहत्थे किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए, उनके राहों में सड़क खुदवा देने के लिए, उनके रास्ते में कंटेनर से लेकर कांटे तक सब लगाने के। ये किसान जो देश में आज सबका पेट भरता है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उससे नज़र मिलाकर नहीं देख पाता है ये 72 साल का बुजुर्ग प्रधानमंत्री जो कभी सत्याग्रह की डींगे हाँकता है। आज शांतिपूर्वक बैठे हुए 4 महीने से ऊपर हो गए देश के किसान को, लेकिन एक बार भी इस देश के प्रधानमंत्री ने उनसे डायरेक्ट बातचीत करने की हिम्मत तक नहीं की है। वो गुजरात से लेकर आसाम तक अलग अलग मंचों पर झूठ बोलता है उन किसानों के बारे में, लेकिन कभी आमने सामने वार्तालाप करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसको पता है कि उसके दिल में चोर है। वो दिल्ली में रिपब्लिक डे मना रहे किसानों पर हमले करता है। वो दिल्ली में 80-80 साल के बुजुर्ग किसानों को, जिन्होंने अपनी जिंदगी भारतीय सेना को सेवा देने में लगा दी, उन्हें गिरफ्तार करवाने में करता है। वो दिल्ली में ट्रैक्टर चला रहे नौजवान किसान को गोली से गिरा देता है सड़क पर, इसलिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। ये बुजुर्ग 72 साल का छात्रों पर, नौजवान छात्रों पर, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे छात्रों पर गोली चलवाता है।
ये देश के सबसे प्रबुद्ध विश्वविद्यालय में अपने मिलिशिया भेजकर उन पर छात्रों पर हमले करवाता है, पुलिस द्वारा फर्जी केस बनवाता है, उनकी धरपकड़ चालू करता है। ये 72 साल का बुजुर्ग जब देश का प्रधानमंत्री बन के विश्व के सबसे पावरफुल आदमी अमेरिकन राष्ट्रपति को दिल्ली में होस्ट कर रहा होता है तो 15-20 किलोमीटर दूर ही कत्लेआम चल रहा होता है निर्दोषों का। इस 72 साल के बुजुर्ग द्वारा बनाए गए अनेकों मिलिशिया निहत्थे लोगों को काट कर नाले में फेंक रहे होते हैं, घरों को नेस्तनाबूद कर रहे होते हैं, आगजनी कर रहे होते हैं, राजधानी में कोहराम मचाए हुए होते हैं। और इस 72 साल के बुजुर्ग के अंडर में आने वाली पुलिस उन मिलिशिया का समर्थन कर रही होती, जैसे वेस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी मिलिशिया का समर्थन कर रही थी उन दिनों पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली नेशनलिस्ट को एलिमिनेट करने में। ये करता है 72 साल का बुजुर्ग। मैं कैसे मान लूं कि आपने सत्याग्रह किया था? यदि आपके अंदर एक सत्याग्रही की आत्मा है तो आप वो नहीं कर सकते जो आज आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है।